हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। इस चैप्टर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 प्रकारों को डिस्कस किया था, जिसमें था फिजन, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाकी बचे हुए प्रकारों को। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो जो चौथा प्रकार, 3 को हमने देख लिया था पिछले वीडियो में। जो चौथा प्रकार है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है बडिंग। वो है बडिंग यानी मुकुलन। ठीक, तो देखिए इसमें बडिंग में क्या होता है ना कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, उसके शरीर पर एक छोटा सा उभार आ जाता है। ठीक, और वो उभार अब धीरे धीरे पोषक तत्व पाते रहता है ऑर्गेनिज्म से और ग्रो करता है, विकसित होता है। और अंततः विकसित होकर के क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म के शरीर से अलग होता है और एक नए ऑर्गेनिज्म यानी एक नए जीव का निर्माण करता है। बस इतना सा ही होता है बडिंग में। ठीक, तो वही यहाँ लिखा गया है। देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म के शरीर पर एक उभार उत्पन्न हो जाता है, जिसे मुकुल यानी बड कहते हैं। मुकुल इंग्लिश क्या हो जाएगा, बड कहते हैं उसी उभार को। ठीक, अब क्या है कि यह बड विकसित होकर ऑर्गेनिज्म के शरीर से अलग होकर नया ऑर्गेनिज्म निर्मित करता है। बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक, क्या है ना कि वो जो उभार निकला ऑर्गेनिज्म के शरीर पे, बाहर की तरफ एक उभार छोटा सा आया, उसे कहते हैं बड यानी मुकुल। और वही बड आगे चल के विकसित होता है। और क्या होता है कि विकसित जब हो जाता है तो ऑर्गेनिज्म के शरीर से अलग होता है और नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। बस इतना सही है। क्लियर? इसका उदाहरण होता है ईस्ट हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग जो उदाहरण लिए हैं इसका बडिंग का, वो लिए हैं हाइड्रा। ठीक, ये है हाइड्रा। तो एग्जाम्पल यहाँ जो लिया है हम लोगों ने वो हाइड्रा लिया है। ठीक, तो अब देखिए ये है हाइड्रा की बॉडी। और यहाँ पे ये जो उभार दिख रहा है ना, ये देख रहे होंगे, ये छोटा सा जो उभार दिख रहा है, यही उभार वास्तव में क्या है, यही उभार है बड। बड यानी मुकुल, ये छोटा सा उभार। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये बड विकसित होगा, यहाँ से इस ऑर्गेनिज्म से यानी हाइड्रा से ये पोषक तत्व लेगा और विकसित होगा, इसी की तरह होगा, इसी के रूप का धीरे धीरे विकसित होकर के बनेगा। तो देख लेते हैं, फिगर बना लेते हैं पहले। ये कुछ ऐसे। ठीक, देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो छोटा सा उभार था ना, जो बड लिखा गया है, यही छोटा सा उभार अब क्या हुआ, विकसित होकर के ये रूप ले लिया है। और ये लगभग इस हाइड्रा जैसा ही दिख रहा है, यानी जिस ऑर्गेनिज्म पे ये उभार आया था अब उसी की तरह ये दिखने लगा है, यानी कि ये विकसित हो चुका है। अब ये क्या होगा ना कि ये इस ऑर्गेनिज्म यानी इस हाइड्रा के बॉडी से डिटैच होगा, अलग होगा और एक नया हाइड्रा निर्मित करेगा। ठीक, तो वो भी देख लेते हैं कैसे। जैसे देख लीजिए, ये है पूरा विकसित हो गया हुआ है ना, ये बड। अब ये क्या होगा, ये डिटैच होगा, अलग होगा इस हाइड्रा से और एक नया हाइड्रा बनाएगा, कुछ ऐसे। ठीक, छोटा सा बड, यहाँ छोटा सा बड विकसित हुआ, ऑर्गेनिज्म की ही तरह दिखने लगा, डिटैच हुआ ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया। क्लियर है? तो क्योंकि ये हाइड्रा से निकला है तो यानी कि यहाँ क्या लिख सकते हैं, नया हाइड्रा बना दिया। तो ये क्या है, न्यू हाइड्रा। न्यू हाइड्रा। क्लियर है? आसान है, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये तो रहा बडिंग यानी मुकुलन, जिसमें हम लोगों ने हाइड्रा का एग्जाम्पल देखा। अब जो 5वां प्रकार है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु निर्माण या बीजाणु जनन। अब देखिए क्या है कि ऑर्गेनिज्म के सेल्स में, जीव की कोशिकाओं में विशेष प्रकार की सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं निर्मित हो जाती हैं। और यही जो सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं हैं, इन्हें बीजाणु यानी स्पोर्स कहते हैं। यही होते हैं स्पोर्स। ठीक, और क्या है कि अनुकूल परिस्थिति में, फेवरेबल कंडीशन में, ये स्पोर्स
नए ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करते हैं अनुकूल परिस्थिति में, यानी उनको पोषक तत्व अच्छा मिलता रहे, उनका जो इन्वायरमेंट है चारों तरफ का उनके सूटेबल हो, ठीक, यानी कि कोई दिक्कत ना हो उनको, तो वो स्पोर उस ऑर्गेनिज्म के शरीर से बाहर निकलते हैं और नए ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करते हैं, ठीक। अब देखिए इस विधि द्वारा जो स्पोर फॉर्मेशन जो विधि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ना, इस विधि द्वारा मुख्यतः बहुत सारे एल्गी हैं, फंजाई हैं, उनमें रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। तो यहाँ जो उदाहरण लिया गया है, ये जो फिगर है ये है राइजोपस का, जो कि एक फंजाई है। क्या है? राइजोपस है जो कि एक फंजाई है। फिलामेंटस फंजाई है, फिलामेंटस बॉडी है इसकी, धागे नुमा शरीर है, ठीक है ना। और कुछ शब्द कुछ नाम यहाँ आएंगे, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि आगे आने वाले क्लासेज में भी उनका बहुत ज़्यादा उपयोग होना है, ठीक। तो अब देखिए ये जो फिलामेंटस बॉडी है ना राइजोपस का, जो कि एक फंजाई है, तो जो फंजाई का फिलामेंट होता है या फिलामेंटस बॉडी होता है, उस फिलामेंट को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइफी। नाम याद रखिएगा, हाइफी, ठीक। यानी कि ये हाइफी हैं सभी, पतले पतले धागे नुमा जो स्ट्रक्चर है ना, जो किसके हैं? फंजाई के फिलामेंटस बॉडी हैं या फंजाई के फिलामेंट हैं, वो कहलाते हैं हाइफी। क्लियर है ना। तो बहुत सारे हाइफी ऐसे क्षैतिज ऐसे बिखरे हुए हैं और ऐसे ऊर्ध्वाधर यानी कि ऐसे खड़े हुए हैं, बहुत सारे हाइफी ऐसे इरेक्ट हो गए हैं, ठीक। तो अभी जो इरेक्ट हो गए हैं, जो हाइफी या फिलामेंट कह सकते हैं, वो देख रहे हैं टिप पे ऐसे स्वेल कर गए हैं, फूल गए हैं। ये क्यों फूले हैं? ये वास्तव में इसलिए फूले हैं क्योंकि इन्हीं के अंदर ये स्पोर्स का निर्माण हुआ है। यही वो सेल हैं जिसमें स्पोर्स बने हुए हैं। तो पहले इनको बना लेते हैं, छोटे छोटे ऐसे गोलाकार स्पोर बन जाते हैं। ये बहुत सारे जो छोटे छोटे क्या हैं, ये छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं, यही वास्तव में क्या हैं? यही हैं स्पोर्स। तो इनका नाम लिख लेते हैं स्पोर्स, यानी बीजाणु। क्लियर है। अब देखिए क्या है कि स्पोर्स ज्यों-ज्यों बन के बढ़ते जाते हैं, यानी ज्यों-ज्यों बन करके बढ़ते हैं, इनकी संख्या बढ़ती है, त्यों-त्यों वो सेल क्या है ना, वो स्वेल करता जाता है। ये सभी इसीलिए स्वेल किए हैं क्योंकि उसमें जो स्पोर हैं वो बनते चले गए हैं और वो फैल गई है कोशिका। तो कह सकते हैं कि वो सेल जिसमें स्पोर्स बने हैं, वो सेल जिसमें स्पोर बने हैं या वो संरचना जिनमें स्पोर्स बनते हैं, उन्हीं को कहते हैं स्पोरेंजियम, बीजाणुधानी। तो ये जो फूला हुआ भाग है ना, ये हो जाएगा क्या? स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, बीजाणुधानी, ठीक। और बीजाणुधानी जिस फिलामेंट पे स्थित होती है, या स्पोरेंजियम जिस फिलामेंट पे या जिस हाइफी पे स्थित होती है, उस हाइफी को या उस फिलामेंट को कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। नाम लिख लेते हैं स्पोरेंजियोफोर। क्लियर है। ये नाम सभी याद रखिएगा क्योंकि आगे आने वाली कक्षाओं में अभी और भी इनका डिटेलिंग होगा, ठीक। अभी बस यहाँ ये समझिए कि फंजाई का जो फिलामेंट है या फंजाई का जो फिलामेंटस बॉडी है उसे कहते हैं हाइफी, जिसमें स्पोर बनते हैं, यानी कि गोलाकार संरचनाएं जो छोटी छोटी बनी हैं वो स्पोर्स हैं, और जिसमें जिस कोशिका में स्पोर्स बनते हैं उसे कहते हैं स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम जिस फिलामेंट पर स्थित होता है या जिस हाइफी पर, उसी को कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। क्लियर है यहाँ तक। अब ये तो रहा कि किसको क्या कहते हैं, कौन सी संरचना कहाँ स्थित होती है। अब क्या है कि जब ये स्पोर बन जाते हैं ना स्पोरेंजियम में, बहुत ज़्यादा जब संख्या बढ़ जाती है, परिपक्व हो जाते हैं ये, तो एक समय ऐसा आता है कि ये स्पोरेंजियम का ये वॉल जो है, स्पोरेंजियम की भित्ति या वॉल ऐसे फट जाती है, यानी फूटती है, वो फटती है दीवार स्पोरेंजियम की, और ये सभी के सभी जो स्पोर है ना, ये बाहर आते हैं। ये स्पोर्स ऐसे बाहर आ जाते हैं अपने चारों तरफ के जिस मीडियम में रह रहे हैं। तो ये भी क्या हुए एक तरीके से, ये सभी के सभी क्या हैं? स्पोर्स हैं। क्लियर है। अब अनुकूल परिस्थिति जब इनको मिलती है, पर्याप्त पोषक तत्व मिलते हैं, अच्छा माहौल इनको मिलता है ना, तापमान ठीक ठाक रहता है, तब इन्हीं से क्या होता है? न्यू ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होता है। ये एक एक स्पोर नए नए एक एक ऑर्गेनिज्म में, नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाते हैं। अब यहाँ क्योंकि राइजोपस हुआ है तो इनसे क्या होगा? इन सभी से न्यू राइजोपस का निर्माण होगा।
न्यू राइजोपस बनेंगे। ठीक, यानी कि ऐसे ही फिलामेंटस बॉडी बन जाएगी। अब वो जब परिपक्व होंगे तो फिर से ये संरचना फूली हुई बनेगी, उसमें स्पोर बनेंगे यानी स्पोरेंजियम बनेगा, फिर से वो स्पोरेंजियम की दीवार फटेगी, फिर से नया। ठीक, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये था क्या, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक, यानी बीजाणु निर्माण द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि होता है एल्गी में, फंजाई में। यहाँ एक फंजाई का एग्जाम्पल लिया गया जिसका नाम है राइजोपस। क्लियर है, यहाँ तक आसान था। ठीक, हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया 5 प्रकार किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था फिजन, फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन, और यहाँ पे अभी बडिंग देखा और स्पोर फॉर्मेशन देखा। क्लियर है ये। अब छठवां और जो आखिरी प्रकार है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक, तो अब उसमें क्या होता है, क्या क्या प्रक्रियाएं उसमें संपन्न होती हैं, कैसे होता है वो, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, देखिए ये विधि जो है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो ये विधि है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इस विधि द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है प्लांट्स में, यानी पौधों में। तो हम ये कह सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके लिए है, प्लांट्स के लिए है, पौधों के लिए है। क्लियर है। अब ये होता क्या है वो समझिए। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है कि जब किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कायिक भाग द्वारा नए नए प्लांट्स का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक, अब प्रश्न ये उठता है कि वेजिटेटिव पार्ट या कायिक भाग किसी भी पौधे का होता क्या है। तो देखिए बहुत ही आसान है कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को, किसी भी पुष्पी पौधे को 2 भागों में बांटते हैं हम। 2 भागों में बांटा जा सकता है आसानी से। क्या क्या है, एक है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में आ जाएगा सीधा सीधा रूट्स, स्टेम्स और लीफ। ठीक, यानी जड़, तना और पत्तियां आ जाएंगी, उसकी शाखाएं आ जाएंगी, ये सभी आ जाएंगे किसमें, वेजिटेटिव पार्ट में, यानी कायिक भाग में उसके पौधे के, फ्लावरिंग प्लांट के। ठीक, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना दूसरा, उसमें आ जाएंगे फ्लावर्स, पुष्प, जिनके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक, तो हम लोग अब सीधा सीधा क्या कह सकते हैं समझिए, कि हम ये कहें कि अगर किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स से नए पौधों का निर्माण होता है तो इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। या सीधा सीधा कह सकते हैं कि किसी भी पौधे के जड़, तना तथा पत्तियों द्वारा अगर नए पौधे का निर्माण होता है तो इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर है, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट क्या है, जड़, तना और पत्तियां हैं। क्लियर है ना, यहां तक आसान था। अब देखिए इस विधि को, ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है नेचुरल मेथड्स यानी कि प्राकृतिक विधियां, और दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड यानी कृत्रिम विधियां। नाम से ही क्लियर है, समझिए कि जब प्रकृति द्वारा स्वयं ही अपने आप ही ये काम किया जाए, यानी कि उसके रूट से, उसके स्टेम से, उसके लीफ से नए नए पौधों का निर्माण किया जाए प्रकृति द्वारा स्वतः ही, अपने आप ही, तो इस विधि को कहेंगे, जो भी विधियां उनमें होंगी उन सभी को कहेंगे क्या, नेचुरल मेथड्स। अपने आप ही वो हो रहा है। ठीक, नए नए पौधों का निर्माण हो रहा है इन रूट, स्टेम और लीफ से। ठीक, लेकिन अगर मानव द्वारा ये हस्तक्षेप किया जाए और उनके इन भागों को काट करके और उनसे अलग करके नए पौधों का निर्माण कराया जाए तो इसे कहेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स यानी कृत्रिम विधियां, है ना। यानी कि ह्यूमन बीइंग का जहां भी इंटरफियर होता है वो आर्टिफिशियल मेथड्स है, और जहां नहीं होता है, प्रकृति द्वारा स्वतः हो रहा है, तो वो नेचुरल मेथड्स है। क्लियर है यहां तक। अब क्या है कि अभी बताया गया किसके किसके द्वारा हो सकता है, रूट्स के द्वारा हो सकता है, स्टेम्स के द्वारा और लीव्स के द्वारा हो सकता है। तो यहाँ वही लिखा गया है कि नेचुरल मेथड में 3 होंगे, या तो उसके जड़ द्वारा हो जाए, या तो स्टेम द्वारा यानी तने द्वारा हो जाए नए पौधे का निर्माण, या तो पत्ती द्वारा हो जाए नए पौधे का निर्माण। ठीक, तो इसका रूट द्वारा एग्जाम्पल हम ले लेंगे। एग्जाम्पल शकरकंद हो जाएगा, सतावर हो जाएगा, आदि होते हैं। तो लिख लेते हैं शकरकंद, सतावर, आदि। ठीक, यानी ये वो उदाहरण हैं जिनके जड़ जो है ना वो नए नए पौधों का निर्माण कर देते हैं।
ठीक। और ये कैसे, कृत्रिम तरीके से नहीं, ये प्राकृतिक तरीके से, मतलब कि वो ज़मीन के अंदर जड़ ऐसे फैलते जाते हैं और उनसे कुछ कुछ दूरी पे नए नए पौधे ऐसे निकलते जाते हैं। क्लियर है। अगला है स्टेम। स्टेम में हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे चारों तरफ आसानी से हम लोग देख सकते हैं। जैसे एक पुदीना लगा दीजिए, एक पौधा लगाइए, कुछ दिनों बाद क्या होता है कि बहुत सारे पौधे ऐसे चारों तरफ पूरा फैल जाते हैं, निकल आते हैं। वास्तव में होता क्या है कि उनके नीचे से जो तना है ना, उसके तने के निचले भाग से बहुत सारे ऐसे शाखाएं निकलती हैं और वो आगे बढ़ते जाते हैं और नीचे उसके जड़ें निकलती जाती हैं। कहीं से भी कट करके अलग कर देंगे तो वो नया पौधा ही होता है। जो कैसे हुआ है, वो प्राकृतिक तरीके से ही हुआ है। ठीक। तो इसमें हम लोग उदाहरण क्या देख सकते हैं, पुदीना लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और सोचिए, अदरक लिख सकते हैं, आलू लिख सकते हैं, हल्दी लिख सकते हैं आदि। अब देखिए अदरक और आलू, यहाँ कन्फ्यूजन में आने की ज़रूरत नहीं है। अदरक और आलू देखने में या अगर उनकी प्रकृति देखी जाए तो वो ज़मीन के अंदर से निकल रहे हैं ना, तो ये मत समझ लीजिएगा कि वो जड़ है, नहीं, वो स्टेम ही है, भूमिगत तने हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। ठीक। जिनमें क्या होता है कि भोज्य पदार्थ जो होते हैं, फूड मटेरियल, वो स्टोर होते हैं और उसी के कारण वो स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो इसलिए वो अदरक और आलू फूले हुए दिख रहे हैं और अंदर हैं, भूमिगत तने हैं। ठीक। उनको काट करके छोटा छोटा टुकड़ा, आलू कैसे बुआई होती है इसकी, आप लोग देखे होंगे कि इसको छोटा छोटा टुकड़ा में काट करके खेतों में लगा दिया जाता है, उससे नए नए पौधे निकल आते हैं, है ना। तो अब क्या है कि पुदीना हो गया, अदरक हो गया, आलू हो गया, हल्दी हो गया, ये सभी क्या है ना, ये तने ही हैं और इनसे नए नए पौधों का निर्माण स्वतः हो सकता है अगर इनको छोड़ा जाए। वैसे ही ये पसरते रहते हैं, ऐसे चारों तरफ फैलते रहेंगे ज़मीन के अंदर अगर भूमिगत हैं, और उनसे नए नए पौधे निकलते रहेंगे। और अगर पुदीना है तो पुदीना में देखा ही है आप लोगों ने कि एक पौधा लगाइए और उससे बहुत सारे पौधे ऐसे निकलते रहते हैं। तो होता क्या है ना कि जैसे एक पौधा ऐसे है ऊपर, एक पौधा मान लीजिए ऐसे है और ये ज़मीन है, तो इसके अंदर से ये मान लीजिए इसके जड़ें हैं और यहाँ से निचले हिस्से से इसके तने के निचले हिस्से से ऐसे नए नए पौधे ऐसे निकलते रहते हैं, ये नए नए पौधे ऐसे निकलते रहते हैं। तो ये वास्तव में तने द्वारा निकल रहा है ना नया नया पौधा। और कैसे निकल रहा है, नेचुरल, उसमें हम लोग हस्तक्षेप करने नहीं जा रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया स्टेम द्वारा। तीसरा जो है लीफ द्वारा, यानी पत्ती द्वारा। इसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है ब्रायोफिलम, जिसको अजूबा कहते हैं। पत्तियां देखिए कैसे होती हैं, पत्तियां कुछ ऐसे होती हैं, इसकी पत्तियां, और मांसल होती हैं, ये पत्तियां मांसल होती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में क्या होता है ना कि यहाँ टिप पे, यहाँ टिप कह रहे हैं मार्जिन पे, यानी कि उसके किनारे पे छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं और नीचे ऐसे जड़ निकल आते हैं हर एक जगह। यहाँ मार्जिन पे, किनारे पे ऐसे निकल आते हैं और ये एक एक अलग अलग पौधा है। तो ये वास्तव में किससे उत्पन्न हो रहे हैं नए पौधे, लीफ से उत्पन्न हो रहे हैं, तो बाई लीफ। क्लियर है। तीनों क्या है, रूट द्वारा अगर हो रहा है, जड़ द्वारा, तो वो बाई रूट नए पौधे का निर्माण हो रहा है, शकरकंद, सतावर आदि। स्टेम द्वारा हो रहा है तो स्टेम द्वारा नए पौधे का निर्माण, पुदीना, अदरक, आलू आदि। अगर लीफ द्वारा हो रहा है तो लीफ द्वारा नए पौधे का निर्माण, यानी ब्रायोफिलम, यानी अजूबा जिसे कहते हैं। और ये सब के सब हैं प्राकृतिक मेथड, प्राकृतिक विधियां किसके, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। क्लियर है, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। अब आते हैं इधर आर्टिफिशियल मेथड्स पे। ये हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, खुद भी किए होंगे या देखे भी होंगे। तो सबसे पहला जो इसका उदाहरण है वो है कटिंग यानी कलम लगाना। गुलाब का कलम सब लोग लगभग लगाए होंगे, है ना, या देखे ज़रूर होंगे। कैसे होता है कि देखिए, ये मान लीजिए ज़मीन है ये, और लगभग 20-30 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा काट लेते हैं पौधे के तने का, उसके तने का, और इसको मिट्टी में ऐसे लगा देते हैं, पूरा धंस देते हैं मिट्टी में ऐसे इसको। कुछ दिन बाद क्या होता है कि यहाँ छोटे छोटे बड्स निकलते हैं और ऐसे ये पौधे का निर्माण कर लेते हैं, है ना। तो ये हो गया कलम, सभी हैं तो कलम लगाना यानी कटिंग। क्लियर है।
अगला है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का हिंदी होता है रोपण। रोपण ये आपको पौधे की नर्सरी जो होती है ना, जहाँ पौधे नए नए उगाए जाते हैं, वहाँ देखने को मिल सकता है। इसमें होता क्या है कि देखिए, एक कम उपयोगी पौधा, कम उपयोगी मतलब मान लीजिए उसमें फल नहीं आ रहे हैं प्रॉपर या कुछ कमी है उसमें, तो वो अगर यहाँ है, देखिए ये एक पौधा है, ये इसकी जड़ें अंदर फैली हुई हैं और ये एक पौधा, ऐसे पत्तियां हैं इसकी, ये एक पौधा है मान लीजिए, ठीक। अब ये कम उपयोगी है, यानी कि इसके फल हो सकता है अच्छे नहीं आ रहे होंगे या किसी भी कारण से। तो होता क्या है ना कि जो अधिक फलदार पौधा है या अधिक उपयोगी पौधा है, उसका क्या करेंगे, तना काट करके, और एक ही प्रजाति के लगभग होने चाहिए ये दोनों पौधे, तो उसका तना काट के लेके आएंगे वो उपजाऊ वाला जो पौधा है, और इसका यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ ऊपर वाला हिस्सा सब इसको काट करके हटा दिया जाता है, यानी इसको फेंक देते हैं, और उसको जिसको काट के लाए हैं उसको यहीं पे ज्वाइंट कर दिया जाता है। यहाँ पे दूसरा जो तना लाए हैं उसको ज्वाइंट कर दिया जाता है। ये पत्तियाँ हैं इसकी। अब ये जब ग्रो करेगा, जब ये ग्रो करेगा तो ये भाग ग्रो करेगा ना, इससे तो अब मतलब है ना, इससे तो जड़ें हैं तो इससे पोषक तत्व तो इसको मिलता रहेगा। ऊपर वाला जो हम लेके आए हैं, ये ऊपर वाला यही ग्रो करेगा, और नए नए फल जो आएंगे वो उसी के आएंगे जो हम दूसरा वाला ला करके इसमें चिपकाए हैं या बांधे या लगाए हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि एक दूसरा पौधा और दूसरा जो दूसरा पौधा है, दो अलग अलग पौधे एक दूसरे में जोड़ दिए जाते हैं, इसी को कहते हैं ग्राफ्टिंग यानी रोपण। क्लियर है। ये नर्सरी जहाँ होती है ना, पौधों की नर्सरी, जहाँ नए नए तरह के अलग अलग तरह के पौधे वहाँ पे बनाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि उगाए जाते हैं अलग अलग तरीक़ों से, कृत्रिम विधियों द्वारा, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। और अगला है लेयरिंग। ये गांव में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। होता क्या है कि मान लीजिए एक पौधा है, यहाँ देख लेते हैं, मान लीजिए एक पौधा है ये, ठीक, ये एक पौधा है जिसमें शाखाएं बहुत ज़्यादा निकली हुई हैं, ये इसकी शाखाएं हैं, ठीक। और ये मान लीजिए ये ज़मीन है नीचे, तो कुछ शाखाएं अगर उसमें ऐसी हैं जो यहाँ ज़मीन के पास से ही ऐसे निकली हुई हैं, ऐसे, ठीक। तो उन शाखाओं को, उसमें से कोई एक शाखा या दो शाखा लेते हैं और इस ज़मीन के अंदर दबा देते हैं, यानी कि ये इस शाखा को थोड़ा सा और ऐसे फोर्सफुली अंदर ले जा कर के ऐसे दबा देंगे, ठीक। और ये ऐसे पत्तियां निकली हुई हैं, सब में पत्तियां हैं ऐसे, ठीक। तो जब दबा देंगे तो यहाँ पे जो दाब लगा रहेगा उनके गांठों से, गांठ या पर्ण संधि जिसे कहते हैं या नोड, वहाँ से कुछ दिनों में यहाँ नीचे की तरफ जड़ें निकल जाएंगी, और हो सकता है तो ऐसे नया बड भी निकल जाएगा या नया पौधा निकल जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे और ये नया पौधा तैयार है अलग से लगा देंगे, है ना। तो लेयरिंग यानी दाब लगाना, जो निचला जो वो है शाखा है किसी पौधे का, उसको ज़मीन के अंदर दबा देना कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद जब उसमें जड़ें आ जाती हैं तो कट करके वहाँ से निकाल करके नया पौधा वो तैयार है उसको लगा देते हैं। ये है, ठीक। तो अभी समझ में आ गया होगा, कटिंग मतलब कलम लगाना, ग्राफ्टिंग मतलब दो अलग अलग पौधों को जोड़ के नया पौधा बनाना, और लेयरिंग मतलब एक ही पौधे के किसी एक शाखा को ज़मीन के अंदर दबा देना और फिर से उसको काट करके, जड़ आ जाने के बाद काट करके उसको अलग लगा देना, ठीक। ये सब मैन मेड प्रोसेस है, यानी आर्टिफिशियल टेक्निक है या आर्टिफिशियल मेथड्स है। क्लियर है। तो ये रहा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल मेथड्स और आर्टिफिशियल मेथड्स, ठीक। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या है ना कि इसी के अंतर्गत, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंतर्गत जो आर्टिफिशियल मेथड्स है, उसमें एक बहुत ही प्रचलित विधि है जिसके द्वारा आज के समय में नए नए पौधे उगाए जा रहे हैं, और बहुत ही अधिक मात्रा में बहुत ही बेहतरीन और उपजाऊ पौधे उगाए जा रहे हैं। और उस टेक्निक का नाम है, या कह सकते हैं उस मेथड का नाम है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन, ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर। आज के समय में ये बहुत ही प्रचलित विधि है। इस विधि द्वारा अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न वैरायटी के बहुत ही उपजाऊ और उन्नत किस्म के प्लांट्स को उगाया जा रहा है। आज के समय में ये बहुत ही बेहतरीन मेथड बन गया है।
टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन। इसको हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में टिश्यू कल्चर के एक्सप्लेनेशन के साथ।